लोकसभा चुनाव के प्रचार में दो बातें साफ दिख रही हैं। पीएम मोदी हर रैली में अपने अगले कार्यकाल का विजन बता रहे हैं, देश को आगे ले जाने का रोड मैप बता रहे हैं, इकोनॉमी पर चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन हर रैली में पीएम मोदी पर हमला कर रहा है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर ही आरोप लगा रहा है, किसी भी तरह से पीएम मोदी को फिर से सत्ता में आने से कैसे रोका जाए इसकी चर्चा कर रहा है। देश के लिए क्या करना है, देश की समस्याओं को कैसे दूर करना है, इसका कोई फुल प्रूफ प्लान या विजन इंडी गठबंधन के पास है ही नहीं। इंडी गठबंधन के नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि अगर 2024 का चुनाव पीएम मोदी जीत गए तो देश में आग लग जाएगी। ये मोहब्बत की दुकान वाले हैं। राहुल ने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी संविधान बदल देगी। इस तरह की बातें राहुल गांधी पहली बार नहीं कह रहे, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने राहुल के इस नैरेटिव की हवा निकाल दी। उत्तराखंड के रुद्रपुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस 10 साल सत्ता से बाहर क्या रही, देश में आग लगाने की बात करने लगी। सुनिए राहुल गांधी और पीएम मोदी को, फिर आपको बताऊंगा कि अमित शाह ने राहुल गांधी पर क्या कह दिया। मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी उत्तर भारत में चुनाव प्रचार में जुटे। अमित शाह दक्षिण भारत पहुंच गए। आज कर्नाटक के रामनगर में अमित शाह ने रोड शो किया। इससे पहले बेंगलुरु में अमित शाह ने बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडी गठबंधन और कांग्रेस को निशाने पर लिया। साथ ही राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला। बेंगलुरु की रैली में अमित शाह ने क्या कहा, यह भी सुनिए, फिर बताता हूं यूपी में सीएम योगी के मंच पर क्या क्या हो रहा है। देश की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प है। एक और 23 साल तक एक पैसे का भ्रष्टाचार करे बगैर शासन करने वाले नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला करने वाली कांग्रेस पार्टी। 23 साल तक हर पल भारत के लिए काम करना, एक दिन की छुट्टी नहीं लेना, और दूसरी ओर राहुल बाबा गर्मी आते ही विदेश चले जाते हैं। हर 6 महीना कांग्रेस पार्टी इनको ढूंढती रह जाती है, कोई मैच ही नहीं। पीएम मोदी और अमित शाह मिशन 400 में जुटे और इसीलिए अमित शाह 23 साल यानी नरेंद्र मोदी के 13 साल बतौर मुख्यमंत्री और 10 साल बतौर प्रधानमंत्री, उस 23 साल के कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं। और उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ मिशन 80 में जुटे। बीजेपी की जीत में उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें। पीएम मोदी ने यूपी के मेरठ से ही इस बार प्रचार की शुरुआत की। दूसरी तरफ सीएम योगी खुद मिशन 80 में जुटे हैं। आज सीएम योगी ने कई जिलों में रैलियां की। बदायूं में सीएम योगी ने इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सीएम योगी ने बताया कि क्यों पीएम मोदी को तीसरा कार्यकाल मिलना ही चाहिए। एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुन लीजिए। फिर योगी के मंच पर बीजेपी की महिला नेता क्यों रोने लगी, उनका सच क्या है, कमांडो कैसे गिर गया, यह सब बताता हूं। इसीलिए हम लोग आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए, और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए आम जनता को इसके लिए तैयार करना।
क्योंकि मोदी जी ने वह कार्य किए जो पहले संभव लगता था। कश्मीर में धारा 370 हटना असंभव लगता था, मोदी जी ने करके दिखा दिया। 3 तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाना यह असंभव लगता था, मोदी जी ने संभव करके दिखा दिया। बदायूं में इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के कई नेता शामिल, इनमें संघमित्रा मौर्य भी थी। संघमित्रा मौर्य बदायूं से सिटिंग सांसद भी हैं। कार्यक्रम जब शुरू नहीं हुआ था और मंच पर सीएम योगी नहीं आए थे, तब संघमित्रा मौर्य मंच पर ही भावुक हो गई। संघमित्रा मौर्य को बीजेपी ने इस बार बदायूं से टिकट नहीं दिया है, तो संघमित्रा के भावुक होने को टिकट कटने से जोड़कर देखा जाने लगा। संघमित्रा मौर्य केशव प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, जो बीजेपी छोड़कर, माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे और बाद में वहां से भी निकल ली। कहा जा रहा है कि संघमित्रा का टिकट इसी वजह से कटा है। हालांकि बाद में संघमित्रा मौर्य ने खुद इस पर सफाई दी। सुनिए संघमित्रा मौर्य ने अपने रोने के बारे में क्या बताया, फिर आपको दिखाऊंगा कि सीएम योगी के मंच पर कैसे कमांडो बेहोश हो गया। मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है। संघमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है, तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। आज सीएम योगी के मंच पर एक और वाकया भी हुआ। रोने की बात और उसकी सच्चाई तो आपने देख ली। पीलीभीत में इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी मंच से भाषण दे रहे थे। उसी समय सीएम योगी के ठीक पीछे खड़ा कमांडो लड़खड़ाते हुए गिरने लगा और मंच पर ही बेहोश हो गया। फौरन दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने उस कमांडो को संभाला और मंच पर ही उसका ट्रीटमेंट किया गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि भाषण दे रहे सीएम योगी को पता भी नहीं चल पाया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण है कि हर सीट के लिए सोच समझ के साथ कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जा रहा है। यूपी में कई हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी हैं जहां अभी तक ना बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है और ना ही इंडी गठबंधन ने। इन सीटों के बारे में भी आपको बताता हूं, ये हाई प्रोफाइल सीटें कौन सी हैं। जैसे रायबरेली, यहां से सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही, ये तो क्लियर है। रायबरेली से प्रियंका वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा है, लेकिन अभी नाम तो घोषित हुआ नहीं। वहीं बीजेपी ने भी रायबरेली से कैंडिडेट तय नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पर समाजवादी पार्टी से आए मनोज पांडे को टिकट दे सकती। इसके बाद दूसरी सीट है इलाहाबाद। यहां से भी बीजेपी और इंडी गठबंधन ने कैंडिडेट नहीं उतारा। बीजेपी से रीता बहुगुणा जोशी यहां से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद कम है। इलाहाबाद की सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी है और कांग्रेस यहां से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन को टिकट दे सकती है। फूलपुर, इस सीट पर भी बीजेपी और इंडी गठबंधन दोनों एक दूसरे के कैंडिडेट का ऐलान होने का वेट कर रहे हैं। फूलपुर में कुर्मी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में। बीजेपी की रणनीति है कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी का नाम आने के बाद अपना उम्मीदवार उतारें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है कैसरगंज। यहां पर इंडी गठबंधन इंतजार कर रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट घोषित करे। बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह यहां से सांसद हैं, लेकिन उन पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए। अब चर्चा है कि बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के परिवार से किसी को टिकट दे सकती। मछली शहर, यहां से बीजेपी 2019 में सिर्फ 181 वोट से जीती थी। बीजेपी इस सीट को लेकर सतर्क है। चर्चा है कि बीजेपी संगठन के किसी पदाधिकारी को यहां से टिकट दे सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि हाल ही में बीएसपी से आई संगीता आजाद को बीजेपी टिकट दे सकती है। इंडी गठबंधन भी मछली शहर को लेकर उलझन में है कि किसे टिकट दिया जाए। यानी इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कौन पहले उतारे कैंडिडेट, कौन उतार रहा है, इसको देख के हम उतारें क्या कैंडिडेट, ये सब चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का चेहरा अखिलेश यादव है, लेकिन अखिलेश यादव खुद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कंफ्यूज दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग तो कर ली, लेकिन अपनी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर अखिलेश यादव घनघोर कंफ्यूज है। जिसको टिकट देते हैं उसका टिकट काट देते हैं, किसी नए को टिकट दे देते हैं।
फिर नए वाले कैंडिडेट का भी टिकट काटकर पुराने वाले को उम्मीदवार बना देते हैं। अखिलेश की कंफ्यूजन का सबसे ताजा मामला मेरठ का है। अखिलेश यादव ने मेरठ से अब अतुल प्रधान को उम्मीदवार बना दिया। अतुल प्रधान मेरठ के सरधना से सपा विधायक भी। अतुल प्रधान से पहले अखिलेश ने भानु प्रताप सिंह को मेरठ से कैंडिडेट बनाया था, लेकिन उसके बाद मेरठ के कार्यकर्ताओं में नाराजगी की खबरें आई तो अखिलेश ने भानु प्रताप का टिकट काटा और अतुल प्रधान को टिकट दे दिया। अब अतुल प्रधान मेरठ में बीजेपी के राम यानी अरुण गोविल को चुनौती देंगे। बीजेपी ने रामायण सीरियल में श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से उतारा है। अरुण गोविल ने आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। अरुण गोविल के पक्ष में पीएम मोदी ने 30 मार्च को मेरठ में रैली भी की। ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने सिर्फ मेरठ से कैंडिडेट चेंज किया। मेरठ से पहले भी अखिलेश कई सीटों पर उम्मीदवार बदल चुके हैं। आपको अखिलेश यादव का कंफ्यूजन कितना है इसके कुछ और उदाहरण बता देता हूं। जैसे मुरादाबाद, पहले एसटी हसन को टिकट दिया, फिर एसटी हसन का टिकट काट दिया, बाद में रुचि वीरा को टिकट दे दिया। गौतम बुद्ध नगर, पहले महेंद्र नागर को टिकट दिया, फिर महेंद्र नागर का टिकट काटा, उनकी जगह राहुल अवाना को टिकट दिया, बाद में राहुल अवाना का टिकट काटा, फिर से महेंद्र नागर को कैंडिडेट बना दिया। खजुराहो मध्य प्रदेश, पहले ये मध्य प्रदेश की सीट, पहले मनोज यादव का टिकट दिया गया, बाद में मनोज यादव का टिकट काट दिया, अब मीरा यादव को टिकट दिया है। रामपुर मौलाना मुहिबुल्ला को टिकट दिया, सपा नेता असीम रजा ने भी नामांकन भरा है, यहां भी घमासान मचा हुआ है। यानी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, यह दिख रहा है। समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन के साथ नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा भी। बदायूं का मामला देखिए, जिस बदायूं में आज सीएम योगी ने रैली की थी, वहां से समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार शिवपाल यादव हैं। लेकिन शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस खड़ा हो गया है, क्योंकि शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनका बेटा आदित्य यादव बदायूं से चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश ने शिवपाल यादव को कैंडिडेट बना रखा है। अब शिवपाल यादव कह रहे हैं कि बदायूं की जनता चाहती है कि आदित्य चुनाव लड़े, और इसके लिए शिवपाल यादव अपना टिकट भी लौटाने को तैयार हैं। यानी बदायूं से भी अखिलेश को कैंडिडेट बदलना पड़ सकता है। सुनिए शिवपाल यादव जो अपने बेटे की पैरवी कर रहे हैं, फिर बताता हूं कि सीएम योगी ने बदायूं में शिवपाल का नाम लिए बिना क्या कह दिया। इस बार आदित्य जी भी लोकसभा पहुंचेंगे। हाँ, जैसा प्रस्ताव कार्यकर्ताओं का इच्छा है, सभी की इच्छा है यहाँ के लोगों की, तो हम तो चाहते हैं कि हमेशा देखिए, जब पहली बार अखिलेश यादव सांसद का चुनाव लड़े तो 26 साल के थे, उसके बाद जब धर्मेंद्र चुनाव लड़े तो 25 साल के थे, अब इसकी तो मैं थोड़ा सा इनसे ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ के लोगों ने जो प्रस्ताव रख दिया है, आपको उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ेगी अब। हाँ बिल्कुल, अब ये राष्ट्रीय नेता तो फैसला ले लेगा, डिक्लेयर तो वही करेगा। समाजवादी पार्टी में टिकट काटने, उम्मीदवार बदलने के पैटर्न पर आज सीएम योगी ने भी निशाना साधा। बदायूं में आज के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बदायूं का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। पहले एक आए थे जो छोड़कर चले गए, दूसरे भी जाने की तैयारी में। आपको सुनाता हूं कि सीएम योगी ने बदायूं में किस तरह से इंडी गठबंधन पर चुटकी ली, फिर वरुण गांधी का टिकट कटने पर पहली बार मेनका गांधी क्या बोली हैं, यह भी सुनाऊंगा। यह चुनाव स्वार्थ के परिवार और मोदी के परिवार के बीच होगा। स्वार्थ के परिवार आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, और जैसे दिग्विजय सिंह साक्य का नाम आप बदायूं से आया तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैदान छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया, अभी से प्रारंभ कर दिया। एक प्रत्याशी आए वो भाग गए, अब दूसरे भी आकर के भागने की तैयारी में फिर। शिवपाल यादव तो खुलकर अपने बेटे की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी ने पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया, लेकिन वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से दोबारा टिकट दे दिया। इस पर बड़ी अटकलें लगी। कहा गया कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर मेनका गांधी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। मेनका गांधी ने कहा कि इस बारे में वरुण गांधी से पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, हो सकता है कि वरुण के लिए बीजेपी ने कोई योजना बनाई हो। मेनका ने यह भी कहा कि वो बीजेपी में बहुत खुश हैं। सुनिए मेनका गांधी को, फिर बताता हूं कि बिहार में कैसे पप्पू यादव ने
कांग्रेस के साथ ही गेम कर दिया है। आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। मैम, वरुण जी का टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेताओं की एक राय आ रही है कि गांधी परिवार को एक हो जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर टिप्पणी करूंगी नहीं बेटा। मैम, जैसे अमेठी रायबरेली आप में लोग इस पर हम लोग ये विषयों को छोड़ दें। मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। यूपी के बाद अब बात बिहार की, जहां इंडी गठबंधन की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कहने को तो बिहार में लोकसभा सीटों के लिए इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन पूर्णिया सीट को लेकर अब भी घमासान जारी है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस सीट से 3 बार के निर्दलीय सांसद रह चुके पप्पू यादव की इस सीट पर दावेदारी, जिन्होंने पूर्णिया सीट मिलने की उम्मीद में कुछ दिनों पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। लेकिन बिहार में इंडी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके तहत पूर्णिया सीट आरजेडी को मिली है और इस सीट पर आरजेडी ने बीमा भारती को कैंडिडेट बना दिया। हालांकि पूर्णिया सीट को अपनी इज्जत का सवाल बना चुके पप्पू यादव अभी भी इस सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए, जिसकी वजह से इंडी गठबंधन ही नहीं बल्कि कांग्रेस की भी टेंशन बढ़ गई और पप्पू यादव की दावेदारी पर कांग्रेस अब कन्नी काटती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस ने कह दिया है कि अगर वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ते हैं तो भी उनके खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि पप्पू यादव ने अभी तक कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता नहीं ली है। यानी एक तरह से कांग्रेस ने भी पप्पू यादव को पूर्णिया से चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी कि लड़ो, कह देंगे कि भाई हमारे तो अभी वही नहीं लिया। भाई पार्टी विलय कर दिए कांग्रेस, अब कह रहे हैं कि अभी प्राथमिक सदस्यता नहीं ली है पप्पू यादव। अब देखना होगा कि लालू यादव का इस पर क्या रुख रहता है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार लालू यादव से भी पूर्णिया सीट को लेकर फैसला बदलने की अपील कर रहा है। पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव ने लालू यादव से क्या भावुक अपील की है, सुन लीजिए। फिर सारण सीट पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने पर कैसे सिंगापुर वर्सेस बिहारी प्राइड की लड़ाई छिड़ गई है, वो दिखाता हूं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, मैंने पहले भी कहा था, आज भी पुनः कह रहा हूं, मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूं। मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा कसूर क्या है। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं, इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। यानी पप्पू यादव भी लड़ेंगे भैया पूर्णिया से। यानी एक तरफ पूर्णिया सीट को लेकर इंडी गठबंधन में बवाल है, दूसरी तरफ सारण सीट से लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी लालू परिवार पर हमलावर हो गई। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ने की तैयारी में कैसे जुट गई हैं, जरा वो भी देखिए। आज रोहिणी आचार्य ने सारण में रोड शो किया। आरजेडी के समर्थकों ने बुलडोजर से रोहिणी आचार्य पर फूल बरसाए। सारण में जहां से भी रोहिणी आचार्य को रोड शो गुजरा, उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। रोड शो निकालने से पहले रोहिणी आचार्य ने शक्तिपीठ आमी मंदिर में पूजा भी की। इससे पहले कल रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के साथ बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा की और आशीर्वाद लिया। भले ही आरजेडी ने अभी तक सारण सीट से रोहिणी आचार्य को कैंडिडेट बनाने का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह रोहिणी आचार्य ने चुनाव प्रचार किया है, उसे देखते हुए उनका सारण से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अब सारण लोकसभा सीट से लालू यादव के परिवार का कनेक्शन क्या है, वो भी जान लीजिए। दरअसल सारण वही लोकसभा सीट है जहां से लालू यादव 1977 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। लालू यादव अब तक 4 बार इस इलाके से सांसद रह चुके हैं। साल 2009 में लालू यादव ने आखिरी बार सारण सीट पर लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि साल 2013 में चारा घोटाले में सजा होने के बाद लालू यादव की सदस्यता रद्द हो गई और उनके चुनाव लड़ने पर बैन लग गया, जिसके बाद 2014 में लोकसभा में आरजेडी ने राबड़ी देवी का सारण को उम्मीदवार बनाया सारण से, लेकिन वो बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने लगातार दूसरी बार सारण सीट से जीत दर्ज की, जबकि इस बार आरजेडी ने लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर और ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय को सारण से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो भी हार गए।
अब इस बार लालू यादव की दूसरी जो बेटी हैं वो बन सकती हैं कैंडिडेट, ये कहा जा रहा है। लेकिन क्या परिणाम बदलेगा, ये तो वक्त बताएगा। वक्त कैसे बदल जाता है अब ये बताता हूं। पाठशाला में अगली क्लास, कोर्ट में माफी भी काम ना आई, बाबा रामदेव को जेल जाना ही होगा क्या? कोर्ट से धोखा, पब्लिक से धोखा, बाबा रामदेव पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगे? बाबा रामदेव के साथ आज कोर्ट में जो हुआ सुनकर हैरान रहे।